अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला ये सिर्फ एक और आतंकी घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उन्होंने हिंदू पुरुषों को मुस्लिम पुरुषों से अलग होने के लिए कहा। ये शब्द एक सर्वाइवर के हैं और ये सीधे सीधे बताते हैं कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी, टारगेटेड और बेहद क्रूर हिंसा थी, जिसका आधार थी सिर्फ पहचान। 26 निर्दोष नागरिक। इस हमले में इतने लोगों की जान गई और ये आंकड़ा इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद आम नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हमला बना देता है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। कैसे एक इतनी खूबसूरत शांत सी वादी अचानक से खून खराबे का मैदान बन गई। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 और जगह बैसरण घाटी। ये पहलगाम के पास एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इतना रिमोट है कि वहां या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े से। और शायद इसके इसी अकेलेपन ने, इसके इसी एकांत ने हमलावरों के लिए इसे एक आसान टारगेट बना दिया। हमलावरों का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी बेहद ब्रूटल थी। पहले उन्होंने लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया, फिर गैर मुसलमानों की पहचान करने के लिए उन्हें कलमा पढ़ने पर मजबूर किया गया। इसके बाद हिंदू और ईसाई पुरुषों को उनके ही परिवारों के सामने बिल्कुल करीब से गोली मार दी गई। कुछ महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि जाओ और ये खौफनाक कहानी भारत के प्रधानमंत्री को सुनाओ। यहां तक कि एक लोकल मुस्लिम पौनी वाले ने जब बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी नहीं बख्शा। तो ये जो हमला था ना, ये सिर्फ कश्मीर पर नहीं था, ये पूरे भारत पर था। आप देखिए, जो लोग मारे गए वो महाराष्ट्र से थे, गुजरात से, कर्नाटक से और न जाने कितने दूसरे राज्यों से। सच में ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे था कौन? और इसका जवाब हमें प्रॉक्सी वॉर यानी कि एक छद्म युद्ध के धुंधले साए में ले जाता है। इस हमले के पीछे नाम आया द रेजिस्टेंस फ्रंट का, यानी TRF। अब ये 2019 में बना एक मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि असल में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा यानी LET का ही एक प्रॉक्सी, एक नया चेहरा है। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि LET को UN ने एक ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है। और यहां से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, 22 और 30 अप्रैल को TRF ने 2 बार इस हमले की जिम्मेदारी ली, पर फिर कुछ ही दिन बाद 26 अप्रैल को वो अचानक पलट गए, अपने ही दावे से मुकर गए और कहा कि ये तो एक कम्युनिकेशन ब्रीच था और इल्जाम डाल दिया इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। इसी को कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब साफ साफ इनकार करने की गुंजाइश रखना। ये एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपना काम किसी और से करवाते हैं ताकि अगर बात खुल जाए तो आप कह सकें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। इससे क्या होता है कि स्टेट बैक्ड ग्रुप्स बिना एक फुल स्केल वॉर में घुसे अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स पूरे कर लेते हैं। लेकिन इस हमले ने भारत को उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पुराने रूल्स, पुराने तरीके काम नहीं आने वाले थे। और इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना, वो सिर्फ तेज नहीं था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने कई दशकों की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को एक झटके में बदल दिया। तो भारत ने एक 3 pronged रिटेलिएशन किया, मतलब 3 तरफ से जवाब दिया। पहला, डिप्लोमैटिक, नई दिल्ली से पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को निकाल दिया गया। दूसरा, रिसोर्स कंट्रोल, ये बहुत बड़ा कदम था। 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जिसे दशकों से किसी ने नहीं छुआ था। और तीसरा, मिलिट्री एक्शन, लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस नई सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पावरफुल शब्दों में सामने रखा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अब से कोऑपरेशन तभी होगा जब सिक्योरिटी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दिनों तक मिलिट्री टेंशन चरम पर रहा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हुईं और ये तब तक चलता रहा जब तक 10 मई 2025 को एक सीज फायर नहीं हो गया। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश, एक मामूली झड़प नहीं थी। ये इंडिया के नए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का एक बहुत ही खतरनाक नतीजा था। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद नहीं रहा। बहुत जल्द ये जो इनकार करने की स्ट्रैटेजी थी वो ग्लोबल स्टेज पर पूरी तरह से बिखरने वाली थी। जैसा कि एक NDTV रिपोर्ट में कहा गया,
पाकिस्तान की प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की स्ट्रैटेजी अब तार-तार हो चुकी है। मतलब खेल अब खत्म हो चुका था, पर्दा उठ चुका था। तो सवाल है, ये पर्दा गिरा कैसे? देखिए, टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने यूएन में टीआरएफ का जिक्र रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, पर यह एक टेम्पररी जीत थी। 17 जुलाई को अमेरिका ने टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया, और फिर सबसे बड़ा झटका, 29 जुलाई को एक यूएन रिपोर्ट ने साफ-साफ ऑफिशियल तौर पर इस हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्शंस के बावजूद अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो आखिर में हम कहां आकर खड़े हैं? देखिए, अब हालात बदल चुके हैं। इंडिया ने अपने रिस्पॉन्स के दायरे को बढ़ा दिया है और दुनिया ने भी इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के पर्दे के पीछे देखना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह खड़ा है। क्या ये बदलाव अगले हमले को रोकने के लिए काफी है?